अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िले हुमा। ये मालूमाती प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, इस हफ्ते हम ब्रिक्स इजलास, चीन की बहरी जहाज बनाने की सनत, न्यू एनर्जी गाड़ियों की सनत, चीनी चावलों की किस्म, साउजिन टाउन, सिकियांग के मुसलमानों के लिए बेहतरीन हुकूमती इक़दाम समेत कई मौज़ूआत का अहाता करेंगे। पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक के चीन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर मबनी तस्वीरी नुमाइश टी पैक और बैलेट एंड रोड पर उर्दू जुबान में किताब की तकरीब रोनुमाई बारे रिपोर्ट भी इस हफ्ते प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के सदर शी जिनपिंग की जनूबी अफ्रीकी हम मनसब सिरिल रामाफोसा से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के दरमियान प्रिटोरिया में मुलाकात हुई। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन जनूबी अफ्रीका के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने, ताउन को गहरा करने, हम आहंगी को मजबूत बनाने, चीन और जनूबी अफ्रीका की जामी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाने और मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल आला सतह की चीन जनूबी अफ्रीका कम्युनिटी तश्कील देने का ख़्वाहां है। शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो कानून साज इदारों, सियासी जमातों, अफवाज और ज़ैली कौमी सतही तबादलों और ताउन को मजबूत बनाएं और एक दूसरे के बुनियादी मफादात और अहम खदशात से मुताल्लिक़ उमूर पर एक दूसरे की मजीद हिमायत करें। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक सयाहती ताउन को फ़रोग़ दें, नीज़ साइंसी तहक़ीक़ी इदारों और कारोबारी इदारों के दरमियान तकनीकी ताउन और मुश्तरका तहक़ीक़ की हिमायत करें। चीन के सदर शी जिनपिंग के पसंदीदा तारीखी हवाले के दूसरे सीजन के जनूबी अफ्रीका में नुमाइश की गई। चाइना मीडिया ग्रुप के तैयार करदा इस सीजन के जरिए सदर शी के ख्यालात को बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। चाइना मीडिया ग्रुप का तैयार करदा शी जिनपिंग के पसंदीदा तारीखी हवाले का दूसरा सीजन जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पेश किया गया। तकरीब में चीन और अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली मारूफ मीडिया शख्सियात, CNG के सदर शन हाइशोंग, अफ्रीकी यूनियन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के CEO, साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर और जनूबी अफ्रीका में चीन के सफीर के अलावा चीन और जनूबी अफ्रीका के स्कॉलर्स भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए शन हाइशोंग ने कहा कि ये वीडियो सीरीज कौमी हुक्मरानी के बारे में शी जिनपिंग के ख्यालात को समझने का एक नया तरीका है और चीन के बारे में बसीरत को वसी करती है। चीन और अफ्रीका इंसानी तहजीब का गहवारा है। दोनों एक तवील तारीख और भरपूर सकाफत के हामिल हैं। दोनों ममालिक को मवासलात को गहरा करने, ताउन को मजबूत बनाने और काबिल एतमाद दोस्त और मुखलिस शराकतदार बनने की जरूरत है। अफ्रीकी यूनियन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के CEO ने अफ्रीका की कहानियों, यहाँ की आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने और अफ्रीका में चीनी सकाफत को मुतारिफ कराने में अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर्स के साथ शराकत पर CMG की तारीफ की और इस यकीन का इजहार किया कि इस फिल्म को अफ्रीकी नाज़रीन की तरफ से खुशामदीद कहा जाएगा। शी जिनपिंग सीजन 2 की क्लासिकी किताबों के मुख्तलिफ ज़बानों के वर्जन है, जिनमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, हौसा और स्वाहिली शामिल है। ये सीरीज 38 अफ्रीकी ममालिक के 62 मेन स्ट्रीम मीडियाज पर नशर की जा रही है। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का शानदार इनेकाद हुआ। इवेंट में 160 से जायद मुल्की और गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में काम आने वाले रोबोट्स और दीगर प्रोजेक्ट शामिल थे। 16 से 22 अगस्त तक बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद हुआ, जिसमें वर्ल्ड रोबोट एक्सपो 2023 भी मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान 30 से ज्यादा फोरम्स और 160 मुल्की और गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान की तकरीबन 600 नुमाइशों का एहतमाम किया गया। यहाँ पहली बार रोबोट प्लस के तहत तिब्बी खिदमात और ज़राअत जैसे 10 शोबों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और मसनूआत की नुमाइश भी की गई। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार 2015 में मुनक्किद हुई थी, जो रोबोटिक सनत में सबसे बड़े पैमाने, आला तरीन मयार और सबसे ज्यादा वसाइल के साथ एक बैनुल-अक़वामी इवेंट है, जिसका मकसद दुनिया भर के माहिरीन की दानिशमंदी को यकजा करना और जदीद तरीन तकनीकी कामयाबियों की पेशकश और कारोबारी इदारों को राग़िब करना है। चीन की कंप्यूटिंग पावर के हवाले से चाइना अकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चीन की कंप्यूटिंग पावर सालाना 30% से ज्यादा की शरह से बढ़ रही है।
चाइना एकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जारी करदा व्हाइट पेपर के मुताबिक चीन की कंप्यूटिंग पावर तेजी से बढ़ रही है और मसनूई ज़हानत का हिस्सा कुल कंप्यूटिंग पावर के 1/4 से ज्यादा है। व्हाइट पेपर के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में चीन में कंप्यूटर पावर के मजमूई पैमाने में सालाना शरह इजाफा औसतन 30% और डाटा सेंटर रैक्स की तादाद में हर साल 30% से ज्यादा की कंपाउंड सालाना शरह इजाफा देखी गई है। इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग पावर की तरक्की 45% तक पहुंच गई, जो मजमूई तरक्की से 15% ज्यादा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग पावर मजमूई कंप्यूटिंग पावर का 25.4% है, जो 1/4 से ज्यादा है। चीन की डाटा स्टोरेज पावर में जून 2022 से जून 2023 तक के अरसे में 23% का तेज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जून तक चीन की स्टोरेज कैपेसिटी 1080 एक्साबाइट से तजावुज कर चुकी है। चीन बहरी जहाज साजी की सनत में दुनिया को कहीं पीछे छोड़ गया है। चीनी शिप बिल्डर्स की तरफ से कई आला दर्जे के बहरी जहाज बनाए गए, जिनमें अल्ट्रा लार्ज कंटेनर जहाज, LNG कैरियर, ऑफशोर फ्लोटिंग स्टोरेज जहाज शामिल हैं। चीन की जहाजसाजी की सनत की 3 अहम अशारियों के मुताबिक इस सनत में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है, जिसमें जहाजसाजी की मुकम्मल तादाद, मौसूल होने वाले नए ऑर्डर्स की तादाद और रखे गए ऑर्डर्स की तादाद शामिल है। जनवरी से जुलाई 2023 तक चीन भर में जहाजसाजी की फैक्ट्रियों ने 24 मिलियन डेड वेट टन से ज्यादा वजन मुकम्मल किया। ये साल ब साल 15.6% का इजाफा है। मौसूल होने वाले नए ऑर्डर्स 44 मिलियन डेड वेट टन से तजावुज कर गए, जिसमें साल ब साल 74% का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर हैंड हेल्ड ऑर्डर्स तकरीबन 128 मिलियन डेड वेट टन तक पहुंच गए, जिसमें साल ब साल 23.4% का इजाफा हुआ है। चीनी शिप बिल्डर्स की जानिब से कई आला दर्जे के जहाजों की अक़साम फराहम की गई हैं, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा लार्ज कंटेनर जहाज, LNG कैरियर और दुनिया का पहला M350 ऑफशोर फ्लोटिंग स्टोरेज और ऑफलोडिंग जहाज शामिल है। चीनी हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात उठा रही है। 2021 में चीन भर में 2,30,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर नए कौमी पार्क लगाए गए। इन पार्क में नायाब परिंदों और जानवरों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। चीन की कौमी जंगलात और चरागाहों की इंतजामिया के मुताबिक चीन ने कौमी पार्क्स के पहले बैच की तामीर में काबिल जिक्र पेशरफ्त की है। शुमाल मगरबी चीन के सूबा चंगहाई के दारुल हुकूमत शेनिंग में मुनक़िदा दूसरे नेशनल पार्क फोरम में इंतजामिया के सरबराह ने बताया कि चीन ने माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने और माहौलियाती अफ़ाल की मुसलसल बेहतरी को फ़रोग़ देने के लिए सबसे सख्त इक़दामात उठाए हैं। 2021 में चीन ने 2,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के महफूज ज़मीनी इलाके के साथ कौमी पार्क्स का पहला बैच कायम किया था। ये पार्क्स मुल्क में पाए जाने वाली तकरीबन 30% ज़मीनी जंगली हयात की अहम अक़साम का घर हैं। इनमें से सिंजियांग युआन पार्क में तिब्बती हरन की तादाद 70,000 से ज़ायद हो चुकी है। जायंट पांडा नेशनल पार्क में 70% से ज़ायद पांडास मतलूबा महफूज माहौल में रह रहे हैं। शिमाल मशरकी चीन टाइगर लेपर्ड नेशनल पार्क में साइबेरियन शेरों की तादाद 50 और चीतों की तादाद 60 से ज़ायद हो गई है। हीनान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क में गबून्स की आबादी को 37 के 6 ग्रुप्स में बहाल कर दिया गया है और वुशान नेशनल पार्क में 17 नई अक़साम दरियाफ्त हुई हैं। नेशनल पार्क से पहली खेप के क़याम के बाद कानकनी के 390 से ज़ायद मकामात को बंद कर दिया गया है और छोटे पैमाने के तकरीबन 100 हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक स्टेशंस को भी मरहलावार ख़त्म कर दिया गया है। दरियाई यांगजी का डेल्टा शंघाई, यीजियांग, जियांगसू में फैला हुआ है। तीनों सूबाई हुकूमतें मिलकर इस अहम आबी गुजरगाह का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। आबी गुजरगाह की निगरानी और हिफाजत के लिए बैनुल सूबाई झील और रिवर चीफ सिस्टम कायम किया गया है। मशरकी चीन का संगम शांघाई, जीजांग और जियांगसू सूबों पर मुश्तमिल है। ये कई सालों के फैसला कुन इक़दामात के बाद मकामी आबी गुज़रगाहों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। दरिया यांगजी डेल्टा में तीनों इलाकाई हुकूमतों ने मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तकरीबन 58 किलोमीटर तवील ताइपू दरिया इस खित्ते की ताइफो लेक बेसिन में एक अहम दरिया है। हर मौसम गर्मा के वस्त में मुसलसल ज़्यादा दर्जा हरारत वाटर हाइसिंथेसिस को दरिया में धकेल देता था, जो एक तबाहकुन किस्म है। इनके तेजी से बढ़ने के बायस हयातियाती तनव्वुर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जिसका मुकाबला किया गया। सोजू शहर के लिए दरिया ताइफो झील का सैलाबी चैनल और आबी रास्ता है, इसलिए शहर की पानी के मयार की सतह को बहुत आला होने की ज़रूरत नहीं। ताहम शांघाई जो नशेब में है, वहाँ दरिया पीने के पानी की तरसील का चैनल है और इसके पानी के मयार को दर्जा सोम यानी अच्छे मयार और इससे ऊपर की दर्जा बंदी चाहिए। 2018 में यांगजी दरिया डेल्टा की मरबूत तरक्की को एक कौमी हिकमत अमली बनने के लिए अपग्रेड किया गया था। अगले साल दरिया यांगजी डेल्टा इंटीग्रेटेड ग्रीन डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन जोन कायम किया गया।
اس کے بعد اس خطے میں سب سے پہلے ایک بین الصوبائی جھیل اور ریور ٹری سسٹم قائم کیا گیا تاکہ دریائے تائفو سمیت 47 بین السرحدی آبی ذخائر کو مشترکہ طور پر منظم کرنے کی کوششوں کو فروغ دیا جا سکے۔ اب 300 سے زائد بین الصوبائی دریاؤں اور جھیلوں کے سربراہوں کا تقرر کیا گیا ہے جو علاقے میں تمام بین الصوبائی جھیلوں اور دریاؤں کے ذمہ دار ہیں۔ چین کے سیلاب سے متاثرہ آفت زدہ علاقوں کی بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ انتظامیہ موسم سرما کی آمد سے پہلے متاثرین کی دوبارہ آباد کاری چاہتی ہیں اور اس مقصد کے لیے وزارت خزانہ نے مرکزی قدرتی آفات ریلیف فنڈ سے اضافی 1 بلین یوان مختص کیے ہیں۔ بیجنگ، تیانجن، خیبے اور شمال مشرقی چین کے آفت زدہ علاقوں میں متعلقہ محکموں نے حالیہ دنوں آفات کے بعد بحالی کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے عارضی طور پر بند ہونے کے بعد بیجنگ ہانگ کانگ مکاؤ ایکسپریس وے کے جوجو سیکشن کو ہفتے کے روز ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ شمالی چین کے صوبے خیبے میں کاشتکار مقامی حکومت کی جانب سے مفت فراہم کیے جانے والے بیجوں کے ساتھ فصل کی دوبارہ بوائی میں مصروف ہو چکے ہیں۔ حالیہ سیلاب نے 200 سے زائد گاؤں میں کھیتوں کو تباہ کر دیا تھا۔ بیجنگ کی ڈسٹرکٹ فانگشان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں املاک کے جائزے کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک جائزے میں 17,000 سے زیادہ دیہی مکانات اور 319 شہری عمارتوں کو شامل کیا گیا، جس سے مرمت و بحالی کے تخمینے اور اس سے متعلقہ امور میں مدد ملے گی۔ شمال مشرقی چین کے صوبے لیاننگ میں سیلاب سے تباہ ہونے والی سڑکوں کی مرمت اور شہری و دیہی سڑکوں کے نیٹ ورک کی بحالی میں تیزی لانے کے لیے اجتماعی کوششیں جاری ہیں۔ جیلینڈ میں قدرتی آفات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مویشیوں اور مرغیوں کو جراثیم سے پاک کرنے اور ہنگامی حفاظتی ٹیکوں سمیت دیگر اقدامات اختیار کیے گئے ہیں۔ فینرنگ کاؤنٹی 500 ڈرونز کے ساتھ کسانوں کے نقصانات کو کم سے کم کرنے میں مصروف ہے۔ اب تک تقریباً 2300 ہیکٹر سے زائد رقبے پر پھیلے کھیتوں میں سے پانی نکالا جا چکا ہے۔ وزارت خزانہ اور وزارت ہنگامی امور نے ہفتے کے روز مرکزی قدرتی آفات ریلیف فنڈ سے اضافی 1 بلین یوان مختص کیے تاکہ پیداوار اور روزمرہ زندگی کی بحالی میں تیزی لائی جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ رہائشی موسم سرما کی آمد سے پہلے گھر واپس آ سکیں یا نئے گھروں میں منتقل ہو سکیں۔ OIC ممالک کے مندوبین نے چین کے سکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کا دورہ کیا۔ مندوبین نے کاشغر میں عوام کو دی گئی سہولیات کا از خود جائزہ لیا اور لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری لانے کی حکومتی کوششوں کو بھی سراہا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے مندوبین کے ایک گروپ نے چین کے سنکیانگ خود اختیار علاقے کا دورہ کیا اور مقامی ترقی کو سراہا۔ مندوبین نے کاشغر شہر کی اکسو کاؤنٹی میں عوام کے معیار زندگی میں بہتری لانے کے لیے مقامی حکومت کی کوششوں کا براہ راست جائزہ لیا۔ اس وقت یہاں کے باشندوں کی معاشی صورتحال میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔ انہیں پینے کا صاف پانی دستیاب ہے۔ مقامی لوگ گرین ہاؤسز میں سبزیوں کی کاشت سے مستحکم آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ نے دکانیں اور ریسٹوران کھولے اور کئی افراد مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں۔ OIC کے مندوبین نے نقل مکانی کے پروگرام اور دیگر اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے رہائشیوں کے معیار زندگی میں واضح طور پر بہتری آئی ہے۔ انہوں نے مشروم کی کاشت کے حوالے سے مشہور گاؤں نوکوچی ایرک کا بھی دورہ کیا۔ گاؤں میں اس وقت مشروم کی کاشت کے لیے 50 سے زائد گرین ہاؤسز فعال ہیں، جس سے کسانوں کی آمدنی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کاشغر اولڈ سٹی پروٹیکشن اینڈ مینجمنٹ میموریل ہال کا دورہ بھی کیا گیا تاکہ شہر کی تبدیلی سے پہلے اور بعد کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ مندوبین نے قدیم شہر کاشغر اور عیدگاہ مسجد کا دورہ کرنے کے بعد تاریخی فن تعمیر کے تحفظ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسجد میں جدید انفراسٹرکچر اور سہولیات سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ چین میں انگور کی مجموعی پیداوار کا 20% ترپان شہر میں ہوتا ہے، جو کہ سکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں واقع ہے۔ ترپان میں انگور کی 550 سے زائد اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ رواں سال ترپان میں انگور کی پیداوار 1.4 ملین ٹن سے زائد رہنے کی توقع ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں پھلوں کے کاشتکار سیب اور انگور کے باغات میں پھل چننے میں مصروف ہیں، جو بہت سے رہائشیوں کے لیے سالانہ آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھل چننے کی مدت اگست کے وسط سے آخر تک جاری رہتی ہے۔ چین میں انگور کی مجموعی پیداوار کا 20% ترپان شہر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ شہر انگور کی پیداوار کے حوالے سے ملک کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ مقامی کاشتکار رواں سال بھی اپنے مقررہ وقت پر پھل چننے میں مصروف ہیں، جس کی پیداوار رواں سال 1.4 ملین ٹن سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ ترپان میں انگور کی کاشت 2000 سال قدیم ہے۔ یہاں انگور کی 550 سے زائد اقسام پیدا ہوتی ہیں، جس سے یہ انگور کا ایک اہم جین بینک بن گیا ہے۔ ایک مقامی ہال کے اندر ترپان میں اگنے والے انگوروں کی
220 से ज़ायद अक़साम नुमाइश के लिए रखी गई हैं जो गैर मामूली तनव्वुर को ज़ाहिर करती हैं। ज़रई माहिरीन के मुताबिक इस खित्ते की मुतनव्वुर अंगूर की अक़साम का तयन इनके मुनफरिद रंगों और अशकाल की बुनियाद पर किया गया है। अंगूर की चुनाई सितंबर के वस्त तक जारी रहती है, जिसकी मालियत एक अंदाजे के मुताबिक 3 बिलियन युआन है। इसी तरह शिमाल मगरबी इलाके अक्सू में भी सेब के काश्तकार बागात में पके हुए सेब की मुख्तलिफ अक़साम चुन रहे हैं। ताइवानी नौजवानों ने चाइनीज मेनलैंड के साथ रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। ताइवानी नौजवान के एक ग्रुप ने मोटरसाइकिलों पर मेनलैंड का दौरा किया। उनका कहना था कि नौजवान बाहमी तबादलों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चीन के इलाके ताइवान में बहुत से नौजवानों ने फ़नून लतीफ़ा और सकाफत जैसे मुख्तलिफ शोबों में चाइनीज़ मेनलैंड के साथ तबादले को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हाल ही में चाइनीज़ मेनलैंड और ताइवान से नौजवान मोटरसाइकिलिस्ट का एक ग्रुप जापानी जाहिरियत के खिलाफ चीनी अवाम की मज़ाहमती जंग में अपनी जानें गंवाने वाले हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनूब मगरबी चीन के सूबे युननान से गुजरा। एक हफ्ते के दौरे के दौरान उन्होंने तारीखी मकामात का दौरा किया, हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश किया और अलामती तौर पर एक दूसरे को मिट्टी के नमूने तोहफे में दिए। हालिया बरसों में चाइनीज़ मेनलैंड और ताइवान के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों ने तबादले की सरगर्मियों में हिस्सा लिया है, जिसमें फनकाराना तख्लीक के मैदान में तालीमी तबादले भी शामिल हैं। ताइवान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने उम्मीद जाहिर की कि मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद तबादले फ़रोग़ पाएंगे, क्योंकि वो इस तरह की तकरीबात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइंदा मुख्तलिफ शोबों में दोस्तों के साथ तबादला ख्याल का मौका मिलेगा और नौजवानों के मुतनव्वुर नुक्ता नज़र बाहमी तौर पर गुफ्तगू को बेहतर बना सकते हैं। ब्रिक्स ममालिक का 15वां सरबराही इजलास जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में मुनाकिद हुआ। इस मुनासबत से चाइना मीडिया ग्रुप ने खुसूसी ग्राफ जारी किया है, जिसमें ब्रिक्स ममालिक की तरक्की की टाइमलाइन और मैकेनिज्म को उजागर किया गया है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान ब्रिक्स ममालिक ने वसी ताउन किया है, क्योंकि इस मैकेनिज्म को दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक ने तस्लीम करते हुए इसकी हिमायत की है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में मुनक़्क़िदा 15वें ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर चाइना मीडिया ग्रुप ने ब्रिक्स की तरक्की की टाइमलाइन और इस मैकेनिज्म की कामयाबियों को उजागर करते हुए एक ग्राफ जारी किया। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका की उभरती हुई मईशतों का मुख़फ़्फ़फ़ है। ये इस्तिलाह 2001 में माहिर इक़्तिसादियात जिम ओनील ने अपनी रिपोर्ट बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में इस्तेमाल की थी। ओनील ने पेशगोई की थी कि तेज़ी से तरक्की करने वाले ब्रिक्स ममालिक 2050 तक मजमूई तौर पर आलमी मईशत में नुमाया असर रसूख हासिल करेंगे। 16 जून 2009 को रूस में पहला ब्रिक्स सरबराह इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के बाद ब्रिक्स रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें ब्रिक्स के अहदाफ का तयन किया गया और आलमी मालियाती और इक़्तिसादी बहरान से निमटने के तरीकों का खाका पेश किया गया। जनूबी अफ्रीका अब तक ग्रुप में वाहिद अफ्रीकी मुल्क है। अब तक 40 से ज़ायद ममालिक ने ब्रिक्स में शमूलियत में दिलचस्पी का इजहार किया है, जिनमें से 23 ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्तें जमा कराई हैं। न्यू एनर्जी गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे के लिए चीनी हुकूमत के इक़दाम के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। न्यू एनर्जी गाड़ियों की खरीदारी टैक्स में कमी और इस्तिस्ना पॉलिसी को बेहतर बनाया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमत में 10,000 युआन से 60,000 युआन तक कमी हुई है। चीन में न्यू एनर्जी गाड़ियों NEV की फरोख्त को फ़रोग़ देने के लिए साज़गार पॉलिसीज़ ने खपत को आगे बढ़ाया है, जिससे ये सनत मुस्तहकम अंदाज से तरक्की कर रही है। नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के मुताबिक मुल्क आला मयार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, देही इलाकों में न्यू एनर्जी गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और इनकी खरीदारी के लिए साज़गार टैक्स मराआत को बरकरार रखने और बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। इन इक़दामात में न्यू एनर्जी गाड़ियों के खरीदारी टैक्स में कमी और इस्तिस्ना की पॉलिसी को बेहतर बनाना शामिल है। 2024 से 25 तक ये गाड़ियां खरीदारी टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। NDRC के मुताबिक 2023 की पहली छमाही में NEV परचेज टैक्स से टैक्स इस्तिस्ना तकरीबन 50 अरब युआन रहा, जो साल ब साल 44% का इजाफा है। कार कंपनीज भी खपत को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दाम कर रही हैं। 11 अगस्त के बाद से कंपनीज ने अपने कुछ मॉडल्स की कीमतों में मुख्तलिफ अंदाज से कमी की है, मसलन नई गाड़ियों की खरीदारी पर डिस्काउंट और स्टोर्स पर मुनाफे में कमी वगैरह। यूं न्यू एनर्जी गाड़ियों की कीमतों में कमी 10,000 से 60,000 युआन तक पहुंच चुकी है।
اندرون منگولیا خود اختیار علاقے میں لگایا گیا چین کا پہلا ہائبرڈ انرجی اسٹوریج پروجیکٹ آپریشنل ہو گیا ہے۔ اس منصوبے میں توانائی ذخیرہ کرنے کے لیے آئرن کرومیم لیکوڈ فلو بیٹری کا استعمال کیا گیا ہے۔ منصوبے سے مقامی سطح پر صاف بجلی کی کھپت میں اضافہ ہوگا۔ چین کا پہلا ہائبرڈ انرجی اسٹوریج پروجیکٹ چین کے اندرون منگولیا خود اختیار علاقے میں باضابطہ طور پر آپریشنل کر دیا گیا ہے، جس سے مقامی سطح پر صاف بجلی کی کھپت کو ایک نئی طاقت ملی ہے۔ توانائی ذخیرہ کرنے کا یہ منصوبہ بجلی کی بچت میں انتہائی سازگار ہے۔ اندرون منگولیا کے ہولنگول سٹی میں واقع توانائی اسٹوریج پروجیکٹ بجلی کی پیداوار کی 3 شکلوں کو ملا کر مختلف خوبیوں سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے۔ آئرن کرومیم لیکوڈ فلو بیٹری توانائی ذخیرہ کرنے کا نیا آلہ ہے۔ یہ بجلی ذخیرہ کرنے یا ریلیز کرنے کے لیے الیکٹرولائٹ میں تحلیل آئرن اور کرومیم آئن کے ریڈاکس ری ایکشن کا استعمال کرتا ہے۔ یہ پاور سٹوریج دیر بعد تیز رد عمل اور کم لاگت کی حامل ہے۔ لیتھیم بیٹری کے ذریعے پاور سٹوریج موبائل فون بیٹریز کے اصول کی طرح ہے، لیکن بڑے سائز اور صلاحیت کے ساتھ۔ اسی طرح لیتھیم مرکبات کے ریڈاکس رد عمل کے ذریعے بجلی کو چارج یا خارج کیا جا سکتا ہے۔ آئرن کرومیم لیکوڈ فلو بیٹری 20,000 گنا سے زیادہ چارج اور ڈسچارج کر سکتی ہے، جو لیتھیم بیٹریز سے 3 گنا زیادہ ہے۔ 19ویں ایشین گیمز کا تمغہ ہانگچو کی جھیل اور پہاڑیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تمغے کا ڈیزائن لیانگچو ثقافت کے ایک روایتی برتن سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ ان تمغوں کو ڈیزائن کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگا ہے۔ 19ویں ہانگجو ایشین گیمز کا تمغہ شانشوئے ہانگجو کی جھیل اور پہاڑی مناظر کی نمائندگی کرتا ہے۔ تمغے کے سامنے کے حصے پر پانی کی لہروں کی شکل بنانے کے لیے تجریدی اور ڈائنامک خموں کے 19 گروپ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس میں ٹوٹے ہوئے پل اور چاند کے عکس والے 3 تالابوں کے عنصر شامل ہیں، جس میں ہانگجو کی پینٹنگ 3 اطراف پہاڑ اور ایک طرف شہر دکھائی گئی ہے۔ اس ڈیزائن میں عالمی ثقافتی ورثے کے 3 مقامات ویسٹ لیک کلچرل لینڈسکیپ، گرینڈ کینال اور قدیم شہر نیانگجو کا انضمام ہے۔ تمغے کا ڈیزائن نیانگجو ثقافت میں ایک روایتی برتن جیڈ کھانگ سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ ہانگجو کا ایک اور عالمی ثقافتی ورثہ گرینڈ کینال ربن کے اوپری حصے میں پل کی شکل کے بکل میں چھپی ہوئی ہے۔ 2 حصوں میں تقسیم اس بکل کے آدھے حصے پر ایک پل ہے اور دوسرے نصف پر اس کا عکس ہے۔ فرق ظاہر کرنے کے لیے فراسٹڈ میٹل اور پالشڈ میٹل کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن کو بنانے میں تقریباً 2 سال لگے اور ٹیم نے بار بار اس کی تفصیلات پر کام کیا۔ اس دوران بحث و تکرار بھی ہوئی اور رات دیر تک کام کرنا عام سی بات تھی۔ بالآخر شانشوئی کھیلوں کے جذبے کی طرح استقامت پر انحصار کرتے ہوئے ایشین گیمز کا تمغہ بننے میں کامیاب رہا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سمیت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 60 سے زائد کامیاب کہانیوں پر مبنی کتاب کا اردو ایڈیشن جاری کر دیا گیا۔ کتاب کی تقریب رونمائی بیجنگ میں منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی سفیر معین الحق نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا حوال اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی کامیاب کہانیوں پر مبنی ایک کتاب کا اردو ایڈیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے زیر اہتمام ایک تقریب بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں چین میں تعینات پاکستان کے سفیر معین الحق، چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے اعلیٰ حکام اور متعدد ممالک کے صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر نے کہا کہ کتاب میں 60 سے زائد کہانیاں عالمی ترقی میں چین کے نمایاں کردار کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ کتاب چینی صدر شی جن پنگ کے بنی نوع انسان کے ہم نصیب سماج کی تعمیر پر عمل درآمد کی عمدہ عکاسی ہے۔ چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین لیو چاوہئی نے کہا کہ اس کتاب کی مدد سے دنیا کو BRI کی روشنی میں چین کے ترقیاتی فلسفے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال BRI کی 10ویں سالگرہ ہے۔ تاحال 180 سے زائد ممالک اور خطوں نے BRI کی حمایت کی ہے، جبکہ دنیا بھر میں 3000 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ کتاب کے پبلشر علی کھر نے اس موقع پر پاکستان سمیت دنیا میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت حاصل شدہ ثمرات کو سراہا۔ یہ کتاب جو ہے، ہم چائنا میں زیادہ تر چائنا کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ بہت بڑے برج بنائے، پاور پلانٹس بنائے، سڑکیں بنائی، اس قسم کی چیزیں کی، یا ہمارا ڈیفنس پروڈکشن اور باقی چیزوں کے اندر ہماری دوستی۔ لیکن یہ والا پہلو جو ہیومن ٹو ہیومن پہلو ہے، یا چائنا کا ایڈ اور اس قسم کی چیزیں، یہ ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہے۔ ہم نے US ایڈ کا سنا، باقی ساری چیزوں کا سنا، لیکن چائنا تو بالکل ہمارے قریب ہے، ہمارا دوست ہے۔ کووڈ کے دوران، فلڈس کے دوران، زلزلے کے دوران، ہر وقت چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔
تو کیونکہ ہم یہاں پر آئے، ہم ویسے مسلمان ہیں اور ہم یہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں چائنا کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے جو ہمیں ویسٹ اور باقی سب بتاتے ہیں کہ چائنا آ رہا ہے، لونز دے رہا ہے، اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے۔ ایکچولی تو چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان کے سینئر صحافی محمد اصغر نے کتاب کے اشاعت کو بروقت اور موزوں قرار دیا۔ یہ ہمارے ایک پاکستانی علی کھر ہیں، انہوں نے اس کا اردو ایڈیشن جو ہے وہ تیار کیا۔ یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس قدر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت یعنی سی پیک کے تحت جتنا کام کیا ہے وہ پاکستانی عوام کو اس کی آگاہی کے لیے، اور چائنا دوسرے ملکوں میں جو BRI کے تحت افریقہ میں، ایشیا میں، لیٹن امریکہ میں جن ملکوں میں کام کر رہا ہے، تو وہ ہمارے عوام کی آگاہی کے لیے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ تقریب کے شرکاء نے اس کتاب کی اردو میں اشاعت کو خوشائن قرار دیا اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ سی پیک کی صورت میں چین اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے، جس سے پاکستان کی اقتصادی سماجی ترقی میں مدد ملے گی۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ بیجنگ میں تعینات پاکستان کے سفیر معین الحق نے چین سے اپنی گہری وابستگی کا تصویری اظہار کیا۔ پاکستانی سفیر کی جانب سے چین کے مختلف علاقوں کے دوروں کے دوران لی جانے والی تصاویر پر مبنی ایک نمائش کا بیجنگ میں انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے چین میں اپنے قیام اور خوشگوار لمحات کو تصویری شکل دے دی۔ سفیر پاکستان کی جانب سے چین کے مختلف علاقوں کے دوروں کے دوران لی جانے والی تصاویر پر مبنی ایک نمائش چائنا ان فریمز ا فوٹوگرافک ٹریبیوٹ بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ چین متنوع ثقافتوں کا حامل ملک ہے۔ نمائش میں مختلف تصاویر چین کی فطری خوبصورتی، تاریخی یادگار نشانات، چینی تہذیب کے دلکش رنگوں اور چینی سماج کے متحرک فن کا مظہر ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ نمائش پاکستانی سفیر کی چین سے گہری وابستگی کا مظہر ہے۔ اس سرگرمی کے انعقاد سے چین پاک روایتی دوستی کو مزید آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے دونوں ممالک ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن مزید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ ایک موقع ہے کہ پاکستانی عوام چین کو بہتر طریقے سے جان سکے، اور ایمبیسڈر کا چینی عوام کے لیے خوبصورت تحفہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جہاں بھی وہ گئے چین میں، وہاں پہ جو لوگ تھے، وہاں کی جو عمارتیں تھیں، وہاں کی جو ہسٹری تھی اور وہاں پہ جو لوگوں کی کہانیاں تھیں، ان کو انہوں نے سمجھا، ان کو کیپچر کیا، اور چینی عوام کے لیے ظاہری بات ہے یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ شرکاء نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ ایک ایسے وقت میں جب چین اور پاکستان رواں سال سیاحتی تبادلے کا سال منا رہے ہیں، یہ نمائش سیاحتی اور ثقافتی روابط کے فروغ میں ایک اہم سرگرمی ثابت ہوگی۔ شرکاء نے چین کی متنوع ثقافتی رنگوں کا ایک عمدہ اظہار قرار دیتے ہوئے اس نمائش سے یہ امیدیں بھی وابستہ کی کہ اسی طرح کی نمائش کا پاکستان میں بھی انعقاد کیا جائے گا، جس سے یقینی طور پر جو پاکستانی ناظرین ہیں انہیں چین کی ثقافت کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور یہ جو لازوال اور بے مثال دوستی ہے اسے مزید آگے بڑھایا جا سکے گا۔ شاہد افراز خان، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چین میں چاول کی ایک مشہور قسم ساؤ جن تاؤ بہت پسند کی جاتی ہے۔ ساؤ جن تاؤ چاول کی سال میں صرف ایک فصل ہوتی ہے۔ چاول کی اس قسم کی قیمت دیگر چاولوں سے دگنا ہوتی ہے۔ حکومت کاشتکاروں کو ساؤ جن تاؤ کی کاشت کے لیے میراث دیتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گودام بھرا ہوا ہے تو عوام محفوظ ہے۔ خوراک کی حفاظت کا تعلق قومی تقدیر اور لوگوں کی روزی روٹی سے ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے جیسے بڑے ملک کے لیے جس کی آبادی 1.4 بلین ہے، زراعت کی بنیادی حیثیت کو کسی بھی وقت نظر انداز یا کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانا اور عوام کو اچھا کھانا دینا ہمیشہ سے ہی قومی حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے۔
में हूँ इस जिनमें चावल की एक बहुत मशहूर किस्म है xiaozhanDao चावल और यहाँ हम xiaozhan गांव में मौजूद हैं और यहाँ की तवीर तारीख और ज़रअ तहजीब को एक्सप्लोर करेंगे। xiaozhanDao चावल की बोवाई का आगाज सुंग डायनेस्टी में हुआ, जिसकी तारीख 1000 साल से ज्यादा है। xiaozhanDao चावल तकरीबन 140 सालों से मशहूर है, जब से ये शाही खानदान का पसंदीदा चावल बन गया है। xiaozhanDao चावल की खुशहाली ने चीन की ज़राअत की तरक्की को भी फ़रोग़ दिया है। ये चीन की ज़राअत की तारीख में एक सुनहरा बाब है और तारीखी और सकाफती विरासत चावल की मुख्तलिफ इक़साम की तरक्की और ख़यातियाती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में इसकी अहमियत है। चावल की खुशबू में कितनी ताजगी है। जिन्ना इराका दरियाए हैहे के नीचे हिस्से के जुनूबी किनारे पर वाक़ है। जुनूबी नहर और जंग दरिया के पानी से लाई जाने वाली नामियाती खादें जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम दरियाए हैहे में डाली जाती है तो एक ज़रख़ैज़ नमकीन अलकली ज़मीन बनती है। ऐसे मुफ़रद मदी के हालात में xiaozhanDao चावल की आला किस्म की नस्ल पैदा की गई थी। मुफ़रद जोग्राफियाई माहौल और नामियाती पौधे लगाने की वजह से xiaozhanDao चावल एक साल में सिर्फ एक बार काटा जाता है और इसकी कीमत भी आम चावलों से 2 गुना ज्यादा है। अगरचे आज की ज़राअत ज़्यादातर मशीनरी है, फिर भी कुछ आसान काम हैं जिनके लिए अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होती है, जैसे कि मशीनरी इंतज़ाम, कोनों में घास डालना वगैरह। गाँव के रिटायर्ड बुजुर्गों की मेहनत की ख्वाहिश को पूरा करने और वहीं मुलाजमत के कुछ मौके फराहम करने के लिए गाँव के पार्टी सेक्रेटरी ने बुजुर्गों को कुछ आसान कामों के मुलाजमत के मौके फराहम किए हैं। हम देख सकते हैं कि इन चावल के खेतों में कुछ बूढ़े लोग काम कर रहे हैं। दर हकीकत तो वो रिटायर हो गए हैं और काम करने की उम्र भी गुजर चुकी है और वहीं वो दोबारा मुलाजमत का मौका मिल सकता है और तो इसी तरह वहीं अपनी कदर व अहमियत महसूस करने का मौका भी मिलता है। ये चीन में गाँव के इंतजाम में इंसान दोस्ती का जाहिर करता है। 2018 में तिanjin ने xiaozhanDao चावल की इहया का मंसूबा शुरू किया। 2022 तक तिanjin में लगाए गए xiaozhanDao चावल मुसलसल 2 सालों से 1 मिलियन मुँह से तजावुज कर चुके हैं और फी मुँह की ज्यादा से ज्यादा पैदावार 1100 किलोग्राम तक पहुँचने की उम्मीद है, जो चीन में मजबूती से सफ़ी अव्वल में है। xiaozhanDao चावल की तेजी से इहया तिanjin की मजबूती माली मदद से अलग नहीं है। सिर्फ 2021 में तिanjin हुकूमत ने xiaozhanDao चावल की पैदावार में मदद करने के लिए 722 मिलियन yuan फराहम किए हैं। इस वक्त मैं मुशाहिदे के टैग पर खड़ी हूँ और मेरे पीछे ये चावल के खेत की पेंटिंग है और इसमें चुंगो xiaozhan बिंगसिंग मीमिंग लिखा है, जिसका मतलब है कि चीन का xiaozhan गाँव माजी में सिपाहियों की वजह से तरक्की की गई और अभी वो चावल की वजह से मशहूर है। चावल को ब्रश के तौर पर इस्तेमाल करें और खेतों के साथ पेंट करें। चावल के खेत की पेंटिंग में चावल के 5 रंगों सुर्ख, पीला, सफेद, सियाह और सब्ज का इस्तेमाल किया गया है। पौधे लगाते वक्त नुकात का तयन करने के लिए सबसे पहले खेतों में एक पैटर्न खींचे, फिर ड्राइंग के जरिए पैटर्न या फॉन्ट का धागा बनाएं और आखिर में रंगीन पौधे लगाएं। जैसे जैसे चावल बढ़ता है, ये पहले से डिजाइन करदा पैटर्न को अपनाता है। चीन का xiaozhan गाँव सिपाहियों की वजह से तरक्की याफ्ता और चावल की वजह से मशहूर है।
ये लोगों की तारीख को याद रखने और मुस्तकबिर के मंतज़र रहने का खूबसूरत खाका भी दिखाता है। आसपास इतने ज्यादा खूबसूरत फूल खुले हुए हैं और सड़कों पर हंसते मुस्कुराते होश-बाश सयाह आ जा रहे हैं। ये कितना पुरसुकून है। चावल की काश्त के अलावा इस गांव ने सियाहत को भी फरोग दिया है। शौजनदाव चावल का बुनियादी पौधे लगाने का इरादा कुदरती मकामात में से एक है। इसके अलावा यहाँ कंवर के फूलों के तालाब, सैर करने वाली ट्रेन्स, फार्म हाउस वगैरह हैं। 2023 में जश्न बहार के त्योहार की तातीरात के दौरान कुल 118,000 सयाह यहाँ आए, जिससे 9.9 मिलियन युआन की कुल सियाहती आमदनी हुई, जिससे शौजनदाव चावल की सियाहत के लिए अच्छी शुरुआत हुई। तो 2014 के बाद से शौजन गांव के तमाम लोगों को करीबी इमारतों में मुंतकिल कर दिया गया है और शौजनदाव चावल की कोऑपरेटिव फार्मिंग पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। 2022 तक यहाँ के 600 मुँह से जायद के चावल के रकबे से गांव की मजमूई खालिस आमदनी में 7 लाख युआन से ज्यादा का इजाफा हुआ। इसके साथ ही यहाँ के चावल के खेत की पेंटिंग भी मकबूल हो गई है। ये गांव एक इंटरनेट सेलिब्रिटी गांव बन गया है, जो देही इह्या के रास्ते पर अपनी खुसूसियात का हामिल है। माहौलियात और सियाहत के इंतजाम ने शफाफ पानी और सरसब्ज पहाड़ों को सोने और चांदी पहाड़ों में तब्दील कर दिया है, जिससे ज्यादा लोगों को ज्यादा आमदनी हासिल है और वो ज्यादा खुशहाल हो गए हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट को देखकर हम यकीन करते हैं कि शौजन का मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार और पुरजोश है। 23 अगस्त को होंगचू एशियन गेम्स के आगाज का 30 रोजा काउंटडाउन शुरू हो गया। 19वीं एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मशरकी चीन के सूबा जीजियांग के शहर होंगचू और 5 शरीक मेजबान शहर निंगबू, वेंचू, जिनहुआ, शाओशिंग और होचू में मुनक्किद होंगे। आइए हम कैमरे की आंख से एशियन गेम्स के मेजबान शहरों के कुदरती सकाफती खेलों की खूबसूरती और डिजिटल खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं।
चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।